हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज मीगर। मीगर शब्द का मीनिंग क्या होता है? इत्तू सा। तो कोई चीज़ अगर बहुत थोड़ी सी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीगर है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन के बारे में हम बता रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी, कोई चीज़ की क्वांटिटी कम है, कोई चीज़ की क्वालिटी कम है, मतलब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में कम है, इसका मतलब क्या है? वो मीगर अमाउंट में है। इनसफिशियंट है, स्कैंटी है, बहुत कम है। इनसफिशियंट है, पाल्ट्री है। पाल्ट्री शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? बहुत ही कम है। एक वर्ड होता है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है, स्किम्पी है। स्किम्पी का मतलब भी क्या होता है? बहुत कम है। मीजली है, इसका मतलब भी क्या होता है? बहुत कम है। स्पार्स लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। स्पार्स है, इसका मतलब बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अच्छा, इसके एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या हो गए? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा के हमने बहुत सारे वर्ड्स किए हैं, मुझे बताएंगे बहुत ज़्यादा के क्या क्या वर्ड्स होते हैं? अबंडेंट है, एम्पल है, प्लेंटीफुल है, बहुत ज़्यादा है। फिर इसके नाउन फॉर्म्स में देखें तो प्लीथरा है, बहुत ज़्यादा है। मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स है, मतलब बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं? कोई वर्ड, आपको एक वर्ड था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? हाँ, स्ल्यू ऑफ थिंग्स, राइट। स्ल्यू ऑफ थिंग्स है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा है। ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क कर लेंगे। तो जो वर्कर्स थे वो हाँ, कोपियस है कोई चीज़, राइट राइट राइट, कोपियस है, बहुत ज़्यादा है। तो जो वर्कर्स थे वो डिससेटिस्फाइड थे, वो खुश नहीं थे। उन्हें इतनी सी जो वेजेस मिल रही थी, जो पैसा मिल रहा था बहुत थोड़ा मिल रहा था उनके हार्डवर्क के लिए। आगे बढ़े, हम मिरियाड ऑफ थिंग्स है, राइट, बहुत ज़्यादा है। ये सारे के सारे नाउन फॉर्म्स हैं, है ना, इस चीज़ को याद रखना। और ये क्या है? ये एडजेक्टिव फॉर्म्स है। सुपरफ्लुअस में जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस है कोई चीज़ एक्स्ट्रा। बॉटल नेक्स मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं। कमियों के, रुकावटों के कुछ वर्ड बता देंगे सबसे पहले मुझे। कंजेशन है, ब्लॉकेज है, जो प्रोग्रेस को रोक रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन हो गया। हिंड्रेंस है, ऑब्स्टेकल है, इम्पेडिमेंट है, रुकावट है। रुकावट के सिनोनिम्स बताओ मुझे। कोई चीज़ जो रोक रही है, तो रोकने के सिनोनिम्स बता दो। अगर कोई चीज़ रोक रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है? हिंडर कर रही है। पहले एच वाले सारे लिखने की कोशिश करते हैं। हिंडर कर रही है, हैम्पर कर रही है। अब आई वाले लिखने की कोशिश करते हैं। इम्पीड कर रही है, वेरी गुड। इनहिबिट कर रही है। अब सी वाले लिखते हैं। कर्टेल कर रही है, कंटेन कर रहे हो, रोक रहे हो। चेक कर रहे हो, रोक रहे हो। क्लॉग कर रहे हो, रोक रहे हो, राइट। डिट, मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, डिटर कर रहे हो, रोक रहे हो। एनकम्बर कर रहे हो, रोक रहे हो। स्टिमी कर रहे हो, रोक रहे हो। इन सारे के सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि आप उस इंसान को आगे बढ़ने से रोक रहे हो, राइट। थ्वाट कर रहे हो, थ्रॉटल कर रहे हो, कर्ब कर रहे हो। स्टिफल कर रहे हो, मतलब उसका गला घोट रहे हो, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। फिर रोकने के कुछ या रुकने के कुछ वर्ड्स होते हैं। हॉल्ट करना इज रुकना। कोई चीज़ सीज कर गई, रुक गई। कोई चीज़ सीड कर गई, रुक गई। एंटोनिम्स, बहुत स्मूथ फ्लो हो रहा है, क्लियर ही क्लियर है, साफ ही साफ है, ईज है, सुकून है, शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरकार कोशिश कर रही है जितनी भी बॉटल नेक्स, जितनी भी रुकावट है उनको हटा दे सप्लाई चेन में, जिससे कि समय पे सामान की डिलीवरी हो सके। मैम प्रोस्क्राइब करना, हाँ, प्रोस्क्राइब करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बैन कर देना। आपने किसी चीज़ को प्रोस्क्राइब किया है, मतलब आपने उसको बैन कर दिया है। डीरेल कर रहे हो, पटरी पे से उतार रहे हो, मतलब उस चीज़ को क्या कर रहे हो? रोक रहे हो,
रेन इन कर रहे हो, रेन इन करने का मतलब क्या होता है, कंट्रोल कर रहे हो उस चीज को, मतलब उस चीज की प्रोग्रेस को आप रोक रहे हो। अगला वर्ड है सिनर्जी। सिनर्जी का बड़ा प्यारा मतलब होता है, मैथ से बिल्कुल अलग होता है सिनर्जी का मतलब। सिनर्जी का मतलब होता है 1+1 > 2। आप बोलोगे मैम क्या पढ़ा रहे हो आप हमें, 1+1 2 होता है, बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, बट सिनर्जी कहती है कि 1+1 > 2। मतलब आप अकेले जब काम कर रहे थे तो थोड़ा सा काम कर रहे थे, जब दूसरा दोस्त आपका काम कर रहा था अकेले तो थोड़ा सा काम कर रहा था, लेकिन जब आप दोनों ने मिलके काम किया तो आपने इतना सारा काम कर लिया जो आपके इंडिविजुअल टोटल काम से भी ज़्यादा था। तो इस चीज़ को बोलते हैं सिनर्जी। तो सिनर्जी का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो सिनर्जी आपका नाउन है, और सिनर्जी का मतलब क्या होता है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट्स दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। तो 1+1 जो है, जो कंबाइंड इफेक्ट है वो उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से मतलब 2 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, मिलजुल के काम कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, हार्मनी शांति के साथ काम कर रहे हो, मिलजुल के काम कर रहे हो। एंटोनिम्स डिस्कॉर्ड, मतलब चीज़ें मैच नहीं कर रही, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है। तो जो सिनर्जी है, जो मिलजुल के काम कर रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स, इसकी वजह से सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हुए हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो वेपन्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगला वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो पहले कभी नहीं हुआ, जिसको पहले कभी सुना नहीं गया, जो पहले बिल्कुल हुआ ही, जो बिल्कुल नया है, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, डबल स्टार मार्क करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। नेवर डन और नोन बिफोर, ये चीज़ ना ही पहले कभी हुई है ना कभी जानी गई है। अनपैरेलल्ड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नोवेल है, नोवेल मीन्स न्यू है। अच्छा, नोवेल बड़ा प्यारा शब्द है, एक बार इसको देख लो। एक होता है ये वाला नोबल, इस नोबल के दो मतलब होते हैं। अगर आप इसको नाउन की तरह यूज करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, जो हाई क्लास के लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नोबल, मीन्स पीपल ऑफ हाई क्लास। उस समय ये नाउन की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। फिर जब ये नोबल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी इंसान को नोबल इंसान बोल रहे हो, इसका मतलब वो अच्छा इंसान है, वो ऑनेस्ट है, वो दूसरों की केयर करता है, बहुत करेजियस है, ब्रेव है, तो ऐसे इंसान को भी नोबल बोलते हैं। फिर ये वाला नोबल एक और जगह यूज होता है जहां पे आप नोबल गैसेस के लिए यूज करते हो। नोबल गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं, जो इनर्ट होती हैं। इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी भी के साथ रिएक्ट नहीं करती, जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। फिर इस नोबल जैसा एक और शब्द होता है जो होता है नोबेल, NOBEL। ये नोबेल नोबेल प्राइज के साथ आता है। क्यों? क्योंकि जिसके नाम पे प्राइज दिया गया था, मिस्टर एल्फ्रेड नोबेल, उनका सरनेम था नोबेल। स्पेलिंग देखना, स्पेलिंग में डिफरेंस है, NOBEL। फिर इसके बाद एक वर्ड आता है नॉवल। अब ये जो नॉवल वर्ड होता है इसके भी दो मतलब होते हैं, एक नाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है। तो जब ये नाउन होता है इसका मतलब होता है जो आप बुक्स पढ़ते हो, जैसे चेतन भगत की कोई आपने नोवेल पढ़ी तो बुक्स, नॉवेल्स कहते हैं। और जब ये एडजेक्टिव होता है इसका मतलब क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ नई है, न्यू है। तो इस नोबल, नोबेल, नॉवल, इन सब के इतने सारे मतलब होते हैं, आपको डिफरेंस सब में पता होना चाहिए। बहुत बार एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन यहाँ से आता है। एंटोनिम्स पे आ जाते हैं। कॉमन है, ऑर्डिनरी है, यूजुअल है, मतलब नॉर्मली होता रहता है, कुछ भी नया नहीं है। इसका एक इडियम मुझे बता दो, अ डाइम अ डजन। तो कोई चीज़ अगर डाइम अ डजन है इसका मतलब वो क्या चीज़ है, वो चीज़ बहुत ही कॉमन है। तो अ डाइम अ डजन मीन्स, बहुत बार ये इडियम एग्जाम में आ चुका है, मीन्स समथिंग इज वेरी वेरी कॉमन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है कॉमन का, बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन वर्ड को डबल स्टार मार्क करके लिखेगा। वैसे पेडेस्ट्रियन शब्द का मतलब क्या होता है, इसमें एक रूट वर्ड है पेडेस, इसका मतलब होता है पैदल। तो जो इंसान पैदल चलते हैं, जो अपने पैरों पे चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियंस। तो जो भी इंसान पैदल चल रहा होगा दैट मीन्स वो क्या है, पेडेस्ट्रियन है। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, वो इंसान जो
आप इसे हिंदी में भी बोलते हो ना, अकल से पैदल है। इसका मतलब क्या है, बहुत कुछ नयापन नहीं है उसके अंदर। वो क्या है, बहुत ऑर्डिनरी सा है, बहुत कॉमन सा है, बहुत डल सा है। तो ये दो वर्ड्स हैं पेडेस्ट्रियन के। एक तो मतलब हो गया कॉमन, ऑर्डिनरी सा, डल सा, कुछ नयापन नहीं है। और दूसरा मतलब क्या हो गया, पैदल चलने वाले को भी पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। वॉक बाय फुट नहीं होता बेटा, वॉक ऑन फुट होता है। बहुत बार एग्जाम में एरर आता है, वॉक ऑन फुट। आप अपने पैरों से नहीं चलते हो, पैरों पर चलते हो। तो जो पैंडेमिक था, जो बीमारी फैली थी सब जगह, इसकी वजह से ऐसे चेंजेस देखे गए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। किस चीज में, जिस तरीके से बिजनेस ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब हमने ना कॉमन सी ऑर्डिनरी सी बात करी, तो एक वर्ड होता है बैनल, राइट। बैनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपसे पूछा कि भाई आपके क्या हालचाल है, आपने मुझे क्या बोला, वही खाल है वही हड्डी है। मतलब ऐसी बात बोली जो बहुत ही ऑर्डिनरी सी थी, बहुत ही ऐसी थी, घिसी पिटी सी थी। उसको क्या बोलते हैं? बैनल। घिसी पिटी बात, मतलब जिसके अंदर कुछ नयापन नहीं था। तो लैकिंग इनोवेशन, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई नॉवेल्टी नहीं थी। नॉवेल्टी, अभी हमने नॉवेल वर्ड पढ़ा, नया। तो नॉवेल्टी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई नयापन ना होना। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, एक है ट्राइट, एक है क्लीशे, एक है प्लैटिट्यूड, और एक है हैकनीड। आप ना स्टेल भी कह सकते हो। स्टेल का मतलब वैसे क्या होता है? स्टेल का मतलब होता है बासी, बासी सी चीज है। इसका मतलब क्या है? ऐसी सी चीज है जो नई नहीं है। अच्छा, जो प्लैटिट्यूड शब्द है ना, ये इसका नाउन फॉर्म है। इस चीज को भी लिख लेना, ये जो प्लैटिट्यूड शब्द है, दिस इज द नाउन फॉर्म ऑफ इट। जब बल्कि ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स की तरह भी हम यूज कर लेते हैं। एक डल का, बोरिंग का एक और शब्द होता है, और जिसको बोलते हैं मंडेन। मंडेन शब्द का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो बड़ी बोरिंग सी है, मतलब सुन सुन के पक चुके हैं, कुछ नयापन नहीं है। तो इसको भी हम इसके सिनोनिम में लिख सकते हैं। अगला वर्ड है प्रोवेस। हाँ, इंसिपिड भी कह सकते हैं, राइट। बोरिंग का वर्ड क्या होता है? कोई चीज इंसिपिड है। इंसिपिड मीन्स फीकी सी है, कुछ मजा नहीं आ रहा। फिर एक और वर्ड होता है ब्लैंड है। ब्लैंड शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? कुछ फीकी सी है, बड़ी बोरिंग सी है, कुछ मजा नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है प्रोवेस। प्रोवेस का मीन्स पावर कितनी है, आपके अंदर कला कितनी है, आपके अंदर कह सकते हैं वो स्किल कितना है, मीन्स वो आपकी प्रोवेस है। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन हो गया। तो एक्सेप्शनल स्किल और एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही अलग से स्किल होना, मास्टरी होना, कॉम्पिटेंस होना, एक्सीलेंस होना। एंटोनिम्स इनकॉम्पिटेंस है, वीकनेस है, इनेबिलिटी, आपके अंदर स्किल ही नहीं है। तो जो उसकी पावर थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसकी स्किल थी इस रिसर्च में, इसकी वजह से उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। दुनिया भर के लोगों ने उसको क्या किया? उसको पहचाना। अच्छा, हमने स्किल की बात करी है, तो मुझे कुछ स्किल्ड वर्ड के सिनोनिम्स बता दो। कोशिश करते हैं 20 सिनोनिम्स लिखने की कोशिश करते हैं स्किल्ड वर्ड के। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सारे ए वाले लिखते हैं। वो इंसान कैसा है? अडेप्ट है, एड्रॉइट है, एस्ट्यूट है, कैनी है, श्रूड है, डेक्स्ट्रस है, डेफ्ट है, इंजीनियस है। और भी आपको भी याद आते रहेंगे तो आप लोग मुझे बताते जाना, कोई वर्ड जो मैंने ना लिखा हो और आपको याद आ रहा हो। अपने काम में प्रोफिशिएंट हो, मतलब मैंने लिखा ना और आपको याद आ रहा है, प्रोफिशिएंट है अपने काम में। थोड़े से केयरफुल भी हो, सोच समझ के काम करता है, मतलब लॉजिकल है, रैशनल है, जुडिशियस है, सगेशियस है, वाइज है मतलब, पर्सपिकेशियस है, प्रूडेंट है। प्रूडेंट मीन्स बहुत केयरफुल है। अब केयरफुल वाले कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं। चेरी है, वेरी है, सर्कमस्पेक्ट है, सब जगह केयरफुल रह के काम करता है। हीडफुल है, वॉचफुल है, फस्टिडियस है। फस्टिडियस का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही
केयरफुल होकर काम करता है। मेटिक्यूलस है, बहुत ध्यान से काम करता है। विटी है, बहुत दिमाग वाला है। ये सारे पॉजिटिव टोन के शब्द हैं, आप देख रहे हो, ये सारे के सारे पॉजिटिव टोन के शब्द हैं, क्योंकि हम किसी इंसान की क्या कर रहे हैं, हम किसी इंसान की तारीफ कर रहे हैं। विजिलेंट है, केयरफुल रहता है, कभी भी कुछ भी बेवकूफ़ी में नहीं बोलता। कुछ अगर नाउन वर्ड्स, ये तो सारे एडजेक्टिव्स थे, कुछ नाउन के देखें तो डोयन है, डोयन मीन्स अपनी फील्ड में एकदम मास्टर है। मेस्ट्रो है, अपनी फील्ड में मास्टर है। वर्च्यूसो है, अपनी फील्ड में एकदम मास्टर है। तो ये सारे के सारे क्या थे, सिनोनिम्स थे। ये नाउन फॉर्म्स के थे ये तीनों के तीनों। हाँ, स्क्रूपुलस का मतलब एक केयरफुल होना भी होता है और एक ऑनेस्ट भी होता है। स्क्रूपुलस है, राइट। चलो आ जाते हैं, अगला वर्ड है लॉफ्टी। लॉफ्टी मीन्स बहुत ही हाई, उसके ना लॉफ्टी आइडियल्स हैं, उसकी ना लॉफ्टी उम्मीदें हैं, उसकी ना लॉफ्टी चाहते हैं, मतलब बहुत ऊंची, बहुत ही बढ़िया, मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, बहुत पॉजिटिव टोन का वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव है। ऑफ इम्पोजिंग हाइट, हाइट नोबल और एम्बिशियस बट डिफिकल्ट टू अचीव, मतलब बहुत ही एम्बिशियस है लेकिन पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट बहुत ऊंचे हैं। ग्रैंड, एलिवेटेड, एम्बिशियस, बहुत ही बढ़िया। एंटोनिम्स हम्बल है, लोली है नीचे, मॉडेस्ट है नीचे है। तो उसके जो इतने ऊंचे ऊंचे एस्पिरेशंस थे, अरे सभी को एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन में डिफरेंस पता है? एस्पिरेशन क्या होता है, जो आपके अंदर से होता है, या मुझे ना एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए इस साल के लास्ट तक, ये आपका एस्पिरेशन है जो आपके अंदर से आ रहा है। इंस्पिरेशन क्या होता है, जो बाहर वाला इंसान आपको देता है, या मैं ना उसको देख के बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ, या मैं ना उससे बहुत इंस्पायर होता हूँ। तो एस्पिरेशन अंदर से आता है, इंस्पिरेशन बाहर से आता है, डिफरेंस। तो उसके जो लॉफ्टी एस्पिरेशंस थे, इतने ऊंचे ऊंचे एस्पिरेशंस थे कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनेगा, वो स्पेस में जाएगा, उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, बहुत ही रिग्रस, रिग्रस मीन्स बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही एफर्ट्स डालने वाली उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। अगले वर्ड पे आते हैं एनविसाज करना। एनविसाज करने का मतलब होता है कि आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो, आप एनविसाज कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया है। एक्शन की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। टू इमेजिन और प्रोडिक्ट अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो सकता है। फोरसी कर रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो, कंसेप्चुलाइज कर रहे हो, मीन्स प्रोडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा ऐसा होगा। इसमें रूट वर्ड्स कौन कौन से हैं, एंटी, फोर, ये ए एन टी ई है, ए एन टी आई, एंटी का तो मतलब होता है अगेंस्ट, तो एंटी, फोर, प्री और प्रो, इन चारों रूट वर्ड्स का मतलब क्या होता है, बिफोर। ए एन टी आई, एंटी जो होता है उसका मीनिंग होता है किसी के खिलाफ। एंटोनिम्स, इग्नोर कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, डिसमिस कर रहे हो, कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे। तो सरकार ऐसा इमेजिन कर रही है कि इंडिया जो है एक दुनिया भर का लीडर बन जाएगा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में अगले 10 साल के अंदर। एक वर्ड होता है एनविसाज जैसा, बहुत बार एग्जाम में आता है, सरमाइज करना। सरमाइज करने का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को गेस करना। अब एनविसाज तो फ्यूचर के लिए इमेजिन करना होता है, सरमाइज अभी के लिए होता है कि आप अभी उस चीज को क्या कर रहे हो, गेस कर रहे हो। अगला वर्ड है मर्की। पहले मुझे मर्की का मतलब होता है नॉट क्लियर। इस वर्ड के सिनोनिम्स बता दो, कोशिश करो कम से कम मुझे आज 20 सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग मर्की वर्ड के, एवरीवन कोशिश करेंगे, देखते हैं 20 सिनोनिम्स कर पाते हैं नहीं कर पाते। एंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो बताएंगे। कोई चीज मर्की है इसका मतलब क्या है, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है मतलब हेजी है, अब तो याद हो गए होंगे अब तक तो। क्लाउडी है, ब्लरी है, वेग है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है,
मिस्टी है, इम्प्लिसिट है, मतलब डायरेक्टली आपने नहीं बताई, राइट। और क्या बोल सकते हैं, ऑब्सक्योर है, क्लियर नहीं है, एब्स्ट्रूज है, नहीं समझ में आ रही, कॉम्प्लिकेटेड सी है, एब्स्ट्रूज है, क्रिप्टिक है, नहीं समझ में आ रही, अच्छा प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं है, इसका मतलब कंफ्यूजिंग भी है, कंफ्यूजिंग है तो ये सारे वर्ड्स अब ऐड हो जाएंगे, एनिग्मेटिक है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब क्लियर नहीं है तो छुपी हुई है, श्राउडेड है, कोवर्ट है, छुपी हुई है, रिकंडाइट है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्लियर नहीं है, आर्केन है, एजोटेरिक है, ओपेक है, बाइजेंटाइन है, लेब्रथीन है, फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, राइट। कंफाउंडिंग है, बैम्बूजलिंग है, देखते हैं कितने वर्ड्स याद आ रहे हैं आपको भी और मुझे भी, फ्लमॉक्सिंग है, इसके जैसे फिर और कौन से वर्ड्स थे, नॉटी है, राइट, गॉर्डियन नॉट है, फ्लेबरगास्टिंग है, स्क्रीन भर गई यार, गॉब स्मैकिंग है, मडलिंग है। हाँ, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज क्लियर नहीं है, वो चीज बड़ी ही कैसी है, परप्लेक्सिंग है, बेविल्डरिंग है, मीन्स बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी है, टॉर्टुअस है, सर्पेंटाइन है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। चलो आ जाते हैं, तो ये तो हो गए नॉट क्लियर के, मतलब वो चीज़ कैसी है, मर्की है। पार्ट ऑफ स्पीच सबका क्या था, सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव थे। तो नॉट क्लियर है, ऑब्सक्योर है, अनक्लियर है, ओपेक है, ऑब्सक्योर है, एम्बिगुअस है, ड्यूबियस है, मतलब उस पर डाउट हो रहा है, कॉन्वोल्यूटेड है, राइट। एंटोनिम्स क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, एक्सप्लिसिट है, लिम्पिड है। लिम्पिड का मीनिंग क्या होता है, क्लियर है। ल्यूसिड है, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, क्लियर है। पेल्यूसिड है, पेल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, क्लियर है, एकदम साफ है। ट्रांसपेरेंट है, एकदम साफ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो नॉट क्लियर स्टांस था, मतलब उनका क्लियर स्टांस नहीं था, उनका क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था फॉरेस्ट को डिफाइन करने में, इसकी वजह से चिंताएं जग गई इन्वायरमेंटलिस्ट के बीच में कि उन्होंने उस लॉ में फॉरेस्ट को क्लियरली डिफाइन नहीं किया। एक बार डिलीट कर दूं इसको, नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। हाँ, नेब्यूलस है, एक वर्ड और ऐड कर सकते हो, मैं अपने को हटा ही देती हूँ पहले। पहले एक बार आप लोगों नोट डाउन तो कर लिया ना सभी ने, नेब्यूलस है, क्लियर नहीं है। सर्पेंटाइन है, टॉर्टुअस है, मतलब क्या है, क्लियर नहीं है। कॉन्स्पिकुअस है, मतलब एकदम क्लियर है। तो इनकॉन्स्पिकुअस है लिख सकते हैं, नोटिसेबल नहीं है। इनकॉन्स्पिकुअस है, क्लियर नहीं है, नहीं करूँ डिलीट, चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही कर लेते हैं। अगला वर्ड है एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी। तो कोई इंसान जिसके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है, इसका मतलब वो क्या है, एक्सुबरेंट है, फुल ऑफ एनर्जी है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड चीयरफुलनेस, एनर्जी ही एनर्जी उसके इंसान के अंदर भरी पड़ी है, बहुत ही लाइवली है, एंथुजियास्टिक है, बायंट है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी। और क्या कह सकते हैं, खुशी भरी पड़ी है। तो मुझे एक बार एक्सुबरेंट के भी कुछ सिनोनिम्स बता दो। वो इंसान अगर एक्सुबरेंट है, इसका मतलब वो क्या है, बहुत ही खुश है, तो क्या कह सकते हैं, जुबिलेंट है। इलेटेड है, बहुत ही खुश है। इलेटेड मीन्स आज में ऊपर, जमाना है नीचे, वो वाली फीलिंग है। एक्सटेटिक है,
इसका मीनिंग भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर एक यूफोरिया वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है खुशी, तो यूफोरिक है, बहुत ही ज्यादा खुश है। बायंट है, बायंट सभी को पता है क्या होता है, बायंसी फोर्स होती है, कोई चीज डूब नहीं रही अगर, तो वो डूब क्यों नहीं रही है समुद्र में, क्योंकि इसका जो वेट है वो नीचे आ रहा है और पानी के अंदर से एक बायंसी फोर्स आ रही है जो उसको ऊपर की तरफ बैलेंस कर रही है। तो बायंसी आपको ऊपर की तरफ लेके जा रही है, मतलब आपको खुश कर रही है। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है, कोई अगर इंसान बायंट है इसका मतलब बहुत ही खुश है। गिडी है, हद से ज्यादा खुश खुश सा फील कर रहा है, बड़ा ही एनर्जेटिक एनर्जेटिक सा फील कर रहा है। एक फ्रेज यूज करते हैं ब्रिमिंग विद जॉय। ब्रिमिंग शब्द का मतलब क्या होता है वैसे, ब्रिमिंग का मतलब होता है ऊपर तक भरना, तो वो इंसान ना ऊपर तक भरा हुआ है खुशी से, मतलब ही इज व्हाट, ही इज ब्रिमिंग विद जॉय। अच्छा मुझे हैप्पी होने के कुछ, हैप्पी की कुछ इडियम्स भी बता दो। जब हमने खुशी की बात कर लिया तो मुझे हैप्पी की कुछ इडियम्स बताओ सभी लोग। कोई इंसान ऑन क्लाउड 9 है, ओवर द मून है, राइट, और कुछ याद करके बताओ। एज हैप्पी एज लैरी है, हैप्पी एज क्लैम है, वॉकिंग ऑन एयर है, डॉग विद 2 टेल्स है, राइट, ऑन 7th हेवन है, टिकल्ड पिंक है, वो टाउन को रेड पेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इंसान क्या है, बहुत ही ज्यादा खुश है। ही इज वॉट, ही इज वेरी वेरी हैप्पी। आ जाते हैं एंटोनिम्स। ग्लूमी है, बड़ा दुख दुखी सा है, लिथार्जिक है, कोई एनर्जी नहीं है, सबड्यूड है, उसकी एनर्जी उससे छीन ली गई है। अच्छा लिथार्जिक वर्ड के सिनोनिम्स बता दो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। कोई इंसान अगर बहुत लिथार्जिक है उसका मतलब बड़ा लेजी लेजी सा है, लेजी है, लैंग्विड है, स्लगिश है, स्लो है, उसका ना तन डोल रहा ना मन डोल रहा, इंडोलेंट है, काउच पोटैटो है, टीवी पे बैठे बैठे बस क्या खा रहा है, चिप्स ही चिप्स खा रहा है, टार्डी है, हिलने का उसका मन ही नहीं कर रहा है, इन सारे टॉर्पिड है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो इंसान क्या है, बहुत ही ज्यादा थका हुआ है। थका हुआ है मतलब लेजी है, लेजी हो सकता है थका हुआ हो इसलिए लेजी हो, तो थकने वाले वर्ड्स भी हम इसमें लिख सकते हैं। एनर्वेटेड है, थका हुआ है, फैटीग्ड है, थका हुआ है, एग्जॉस्टेड है, थका हुआ है, स्लॉथफुल है, हिलने का उसका मन ही नहीं कर रहा, बड़ा ही लेजी लेजी सा इंसान है। चलो आगे आ जाते हैं। तो बच्चे जो है बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत खुश थे, भरे पड़े थे एनर्जी से स्कूल के एनुअल फेस्टिवल के दौरान। ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, राइट, ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर मीन्स बहुत खुश है। ग्रिनिंग का मतलब क्या होता है, स्माइल कर रहा है एक कान से दूसरी कान तक, मीन्स बहुत ही ज्यादा क्या है, खुश है। सैप्ड है, उसकी एनर्जी छीन ली गई है, राइट। ट्रिवियल मामूली सा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, लिटिल इंपॉर्टेंस और वैल्यू, इनसिग्निफिकेंट है, माइनर है, नेग्लिजिबल है, ट्रिफलिंग है, ट्रिफलिंग का मीनिंग क्या होता है, कोई वैल्यू ही नहीं है, पेटी है, कोई वैल्यू ही नहीं है। एंटोनिम्स, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, इतने सारे वर्ड्स लिखने हैं। हाँ इंपॉर्टेंट के कुछ सिनोनिम्स बता दो। क्रूशियल है, वाइटल है, पिवटल है, इम्पेरेटिव है, इंडिस्पेंसिबल है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है कि वो चीज क्या है, वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसने इशू को बोला कि मामूली सा इशू है, लेकिन वो इशू जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गया।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। कोई चीज जो सब जगह मिले उसको क्या बोलते हैं, यूबिक्विशियस है वो चीज। क्या है वो चीज, ओमनी प्रेजेंट है या फिर यूबिक्विशियस है। ओमनी शब्द का मीनिंग क्या होता है, ऑल। ओमनी और पैन दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है ऑल। फॉन्ड ऑफ कंपनी, ऐसा इंसान जिसको ग्रुप्स पसंद हो, सोशिएबल हो, वो इंसान क्या है, ग्रेगेरियस है। ग्रेग एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है फ्लॉक। ये सारे रूट वर्ड्स आपको वोकैब प्रोडिजी बुक में मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 यही है, टॉप 220 रूट वर्ड्स, उसको जरूर पढ़ लेना। ग्रेगेरियस है, सोशिएबल है, एफेबल है, एमिएबल है, कॉर्डियल है, कॉन्जीनियल है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, वो इंसान कैसा है, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही जनरस है, फॉरगिविंग है। तो मैग्नानिमस है, बहुत ही फॉरगिविंग है। अल्ट्रुइस्टिक है, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देता है। फिलैंथ्रोपिक है, इंसानों से प्यार करता है। बेनिवोलेंट है, नो लॉन्गर इन यूज, आउट ऑफ डेट हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। आर्केइक का मतलब होता है पुरानी है। प्रिमिटिव का मतलब भी होता है पुरानी है। आउटडेटेड है। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। स्क्रेप अलोंग मीन्स ना के बराबर पैसे के साथ मैनेज कर रहे हैं। तो स्क्रेपिंग अलोंग मीन्स पैसा है ही नहीं, ऐसे स्क्रेप कर करके। टूथपेस्ट के अंदर टूथपेस्ट ही नहीं है, टूथपेस्ट की ट्यूब के अंदर, तो ऐसे स्क्रेप कर करके निकाल रहे हैं, काट काट के निकाल रहे हैं उसे, मतलब बहुत ना के बराबर पैसे के साथ मैनेज कर रहे हैं। स्क्रीन आउट हो जाना मतलब आपने किसी चीज को आउट कर दिया है, उस चीज को हटा दिया, मतलब उस चीज को स्क्रीन आउट कर दिया। एक होता है ब्लैंक आउट हो जाना। कोई इंसान कभी कभी क्या होता है, कोई स्टेज पे आके ब्लैंक आउट हो जाता है, मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आता, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो एकदम इतना नर्वस हो जाता है। कभी कभी आप एग्जामिनेशन देते समय ब्लैंक आउट हो जाते हो कि दिमाग काम करना बंद कर दे। ही स्क्रूड अप, यार मैंने उसको इतना सिखाया था, इतना सब कुछ किया था, बट उसने क्या किया, स्क्रू अप कर दिया। स्क्रू अप कर दिया मीन्स बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया, बहुत ही गंदा परफॉर्म किया। सेट अबाउट, स्टार्ट करना किसी चीज को, आप किसी काम को करना स्टार्ट कर रहे हो मीन्स यू आर सेटिंग अबाउट। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी जर्नी को शुरू कर रहे हो, तो सेट ऑफ सेट अबाउट दोनों बिगिन के लिए यूज होते हैं, स्टार्ट के लिए यूज करते हैं। सेट ऑफ इज आप किसी जर्नी को शुरू कर रहे हो। इडियम्स, एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्या होता है, एक लिटमस पेपर होता है, उसको डालते हैं, वो पिंक हो जाता है तो कहते हैं ये एसिडिक है, ब्लू हो जाता है तो कहते हैं बेसिक है, कलर चेंज नहीं होता तो कहते हैं न्यूट्रल है। तो एसिडिक टेस्ट का मतलब क्या है, आप चेक कर रहे हो कि वो चीज़ कितने काम की है, उस चीज़ की इफेक्टिवनेस कितनी है, दैट इज व्हाट एसिड टेस्ट। बैक टू बेसिक्स या फिर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो बैक टू बेसिक्स का तो मतलब होता है कि आप सबसे सिंपल चीजों पे आ रहे हो, और बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है, प्लानिंग वाली स्टेज पे दोबारा से आ रहे हो, दोबारा से प्लान कर रहे हो। अगेंस्ट द क्लॉक मीन समय ही नहीं है हमारे पास, वी हैव टू रन अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में करना पड़ेगा, हमारे पास ना के बराबर समय है, अब समय बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास। तो बीइंग रश्ड एंड हैविंग लिटिल टाइम टू कंप्लीट समथिंग, ना के बराबर समय होना किसी काम को करने के लिए। बैड एप्पल, बैड एप्पल किसको बोलते हैं, जो इंसान कलंकित होता है, जो इंसान बहुत ही खराब होता है, बहुत ही गलत होता है, एक पूरे टाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, ब्लैक एप, बैड एप्पल। एक ब्लैक शीप भी बोलते हैं, ब्लैक शीप बोलते हैं कलंकित इंसान को। बी इन वंस बोनेट, एक मक्खी है जो घूमे जा रही है, घूमे जा रही है आपके सर के आगे, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, आप किसी और चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, आप उस मक्खी पे ही फोकस कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप जो है ऑब्सेस्ड हो किसी चीज के साथ, किसी और काम पे आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि आपके दिमाग में एक मक्खी है, वही उसी के ऊपर आपका दिमाग घूमे जा रहा है, मतलब एक टॉपिक ऐसा आपके दिमाग में है, आप उसी को सोचे जा रहे हो और कुछ सोच ही नहीं पा रहे। चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, ऑलमोस्ट 5000 बच्चे देख रहे हैं बट 5000 लाइक नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। चलो, अ गिफ्ट हॉर्स टीथ,
गिफ्ट हॉर्सेस टीथ का मतलब क्या होता है? ये एक इडियम होता है। अंग्रेजों को ना हॉर्सेस बड़े पसंद थे, वो गेम्स खेलते थे उन पे जाके, उनको दौड़ा दौड़ा के गेम्स खेलते थे, उन पे बैटिंग करते थे। तो उन्होंने बहुत सारे इडियम्स जो है ना हॉर्स से बनाए। तो अ गिफ्ट हॉर्स टीथ एक इडियम ही हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी में समझ में आएगा पैसेज में कि ऑथर ने ये किस चीज के लिए यूज किया है। अभी देखते हैं, पैसेज में ही देखेंगे, है ना। वैसे हॉर्स के बहुत सारे इडियम्स होते हैं। एक जो इडियम होता है हॉर्स का, डोंट, अब वो इससे रिलेटेड हो सकता है, एग्जैक्ट तो ये नहीं है। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। मतलब किसी ने आपको गिफ्ट किया है हॉर्स, आप उसके माउथ में मत देखो। अब किसी हॉर्स के माउथ में देखोगे तो आपको गंदगी दिखेगी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि किसी ने अगर आपको कोई गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट को क्रिटिसाइज मत करो, उस गिफ्ट की बुराई मत करो। तो ये ईडियम भी ऑथर ने इसी ईडियम को मद्देनजर रखते हुए लिखा होगा। अ गिफ्ट हॉर्सेस टीथ, मतलब कोई चीज अगर आपको गिफ्ट में मिली है, आप उसका टीथ देख रहे हो, मतलब हो सकता है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। देखते हैं, अभी पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा एग्जैक्टली ऑथर का मीनिंग क्या है इससे। ऑन एलोकेशंस जो दिया गया है और साइंटिफिक रिसर्च की ऑथर बात कर रहे हैं। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। हाँ, वो सारे इडियम्स हमने पढ़े थे हॉर्स वाले। होल्ड योर हॉर्सेस, डार्क हॉर्स। चलो अब यहाँ पे फोकस करते हैं। डोंट ईट लाइक अ हॉर्स, राइट। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द बजट 2025-26, जो बजट की अनाउंसमेंट्स हुई वो सजेस्ट करती हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स हो सकता है, बोनाजा मीन्स बहुत बड़ा गिफ्ट। तो बहुत ही बड़ा अमाउंट वो दे रही हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो बजट ने अनाउंस किया कि हम साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए खूब सारा पैसा देंगे। द फिनेंस मिनिस्टर ने आउटलाइन किया। आउटलाइन किया मतलब, मैम कौन सा बुक बोला बेटा? मैंने बोला वो कैब प्रोडिजी, आप गूगल कर लेना इसको। द फिनेंस मिनिस्टर आउटलाइटेड, फिनेंस मिनिस्टर ने क्या आउटलाइट किया? हाईलाइट किया, जोर डाला। आउटलाइन किया मतलब जोर डाला, मतलब इस बारे में बताया। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ का बजटरी सपोर्ट, मतलब इतना ज्यादा उन्होंने सपोर्ट बोला डेवलप करने के लिए छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स को। छोटे छोटे हम रिएक्टर्स बनाएंगे विद द गोल ऑफ, मकसद क्या है कि ऐसे 5 रिएक्टर्स हम रेडी कर दें 2033 तक। तो 2023 तक ऐसे 5 रिएक्टर्स रेडी किए जाएंगे और इसके लिए कितना बजट दिया गया? 20,000 करोड़ का। अनदर मेजर इनिशिएटिव, एक बहुत दूसरा कदम, बहुत बड़ा कदम, मेजर मीन्स ह्यूज, कि रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन का फंड भी बनाया जाएगा, इंक्लूडेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डीएसटी के अंदर ये फंड दिया जाएगा, इसके एक्सपेंडिचर के अंदर, कि इसका कितना खर्चा होगा उसमें एक फंड भी दिया जाएगा। ये जो सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल मीन्स ह्यूज, ये इतना बड़ा एलोकेशन जो हुआ है, इतना सारा फंड जो दिया जा रहा है, इज एक्सपेक्टेड टू, इस फंड से किसको फायदा होगा? स्टार्टअप्स को फायदा होगा, सनराइज सेक्टर्स को फायदा होगा। सनराइज फैक्टर्स में जो सेक्टर्स अभी ग्रो कर रहे हैं उनको फायदा होगा, जो अभी नए आए हैं ग्रो कर रहे हैं। हालांकि अभी इन सेक्टर्स का नाम नहीं दिया गया है, अनडिफाइंड है, अभी क्लियरली बताया नहीं गया है। एक्सपेक्टेशन ये है, उम्मीद ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, उनको पैसे का सपोर्ट मिलेगा कि वो अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट कर पाए। बूस्ट का मतलब क्या है? इंक्रीज कर पाए। आर्ट डोमेन, ये एक ऐसा एरिया है जो कि हिस्टोरिकली, मतलब बहुत लंबे टाइम से पहले से डोमिनेट किया जाता है, कंट्रोल्ड होता है। किससे कंट्रोल्ड होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, सरकार ही इसके ऊपर स्पेंडिंग करती है। इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लैंडस्केप है, लैंडस्केप मीन्स एनवायरनमेंट है,
तो इंडिया का ये जो इन्वायरमेंट है हैज़ लॉन्ग सफर्ड फ्रॉम, इसने बहुत लंबे टाइम से सफ़र किया है लो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, कि कंपनीज जो हैं, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम करती हैं। वाइल गवर्नमेंट फंडिंग, हालांकि गवर्नमेंट फंडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एडवांसमेंट्स हुए हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुए हैं, लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेट कंपनीज पैसा लगाती हैं रिसर्च में, हैज़ रिमेन्ड इनएडिक्वेट, वो जो है बहुत कम रहा है। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि सरकार ने बहुत बड़ा अमाउंट एलोकेट किया है बजट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और हर बार सरकार ही करती है, प्राइवेट कंपनीज उतना नहीं करती हैं। तो ये जो सेक्टर है ये सरकार की फंडिंग से ही ज़्यादातर चलता है, सरकार की फंडिंग से ही बहुत बड़े बड़े एडवांसमेंट्स आते हैं, और इस बार भी सरकार ने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, फंड्स को दिया है। समझ में आया पैसेज सभी को? चलो थोड़ी सी ग्रामर करेंगे, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे सभी लोग। ये करोड़ क्यों लिखा हुआ है, करोड़ क्यों नहीं लिखा हुआ? इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। एक्सपेक्टेड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। ये बता दो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। लॉन्ग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। करोड़ क्यों लिखा हुआ है? देखो 20,000 करोड़ है ना, ये नंबर है और ये यूनिट है। इस रुपये को मत देखो, सिर्फ इस करोड़ को देखो। क्या करोड़ को देख के समझ में आ रहा है किस बारे में बात हो रही है? करोड़ को जरूरत पड़ रही है इस रुपये की अपना मीनिंग बताने के लिए। इसका मतलब करोड़ को देख के समझ नहीं आता किस बारे में बात हो रही है, इसको एक दूसरे यूनिट की जरूरत होती है अपना मीनिंग बताने के लिए। ऐसी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी यूनिट्स को हम बोलते हैं इनसफिशिएंट यूनिट्स। इनसफिशिएंट यूनिट का मतलब क्या होता है? जिस यूनिट को जरूरत पड़े एक दूसरे शब्द की अपना मीनिंग आइडेंटिफाई करने के लिए। करोड़ को देख के नहीं समझ में आता किस बारे में बात हो रही है, तो ऐसी यूनिट्स हमेशा आप सिंगुलर लिखते हो। वहीं अगर कोई यूनिट को देख के समझ में आ जाए किस बारे में बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर, तो किलोमीटर को देख के समझ में आ जाता है डिस्टेंस की बात हो रही है। सेकंड, सेकंड्स को देख के समझ में आ जाता है टाइम की बात हो रही है। तो इस तरह के यूनिट्स को हम सफिशिएंट यूनिट्स बोलते हैं, और ये आपकी प्लूरल फॉर्म में आती है। तो इनसफिशिएंट यूनिट्स आपकी सिंगुलर फॉर्म में आती हैं अगर नंबर और यूनिट दिया हुआ हो, और सफिशिएंट यूनिट आपकी प्लूरल फॉर्म में आती है। इसका सब्जेक्ट बहुत क्वेश्चन ईजी था, इनिशिएटिव ही था। एक्सपेक्टेड आपका एडजेक्टिव था। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर नाउन था, नाउन के बारे में जो शब्द बताता है एडजेक्टिव होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। इज एक्सपेक्टेड, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, ये पैसिव वॉइस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लॉन्ग आपका एडवर्ब है क्योंकि सफर्ड वर्ब है, तो एडवर्ब, वर्ब के बारे में बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। पार्सिंग करते हैं, वाइल दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है मतलब कंजंक्शन हो गया। गवर्नमेंट फंडिंग नाउन है, हैज वर्ब है, ड्रिवन वर्ब है, मोस्ट एडवर्ब है, साइंटिफिक एडजेक्टिव है, एडवांसमेंट्स नाउन है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नाउन हो गया, इन प्रपोजिशन हो गया, रिसर्च नाउन हो गया, हैज वर्ब हो गया, रिमेन वर्ब हो गया, और इनएडिक्वेट आपका एडजेक्टिव हो गया। स्कोर्स एवरीवन, कितने आंसर सही निकले? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है?
करंटली अगर हम अभी की बात करें, जो प्राइवेट सेक्टर का R&D कंट्रीब्यूशन है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाते हैं, वो सिर्फ 36% है। ओवरऑल R&D स्पेंडिंग, पूरी ओवरऑल जो R&D स्पेंडिंग हुई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो खर्चा हुआ वो 0.64% था GDP का 2020 में, जो कि सबसे कम था 1995 से। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हैव अकाउंटेड फॉर मीन्स वो जिम्मेदार हैं, अकाउंटेड फॉर मीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किस चीज के लिए जिम्मेदार है, मतलब उन्होंने कितना स्पेंड किया है, 40% स्पेंड किया सरकार के R&D एक्सपेंडिचर का, मतलब 40% किसने स्पेंड किया है, बिजनेस एंटरप्राइजेस ने। पब्लिक सेक्टर का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स हैं, उन्होंने सिर्फ 0.30% ही अपनी सेल्स का टर्नओवर दिया, किसको, रिसर्च को, कंपेयर टू 1.46% प्राइवेट सेक्टर ने 2020-21 में 1.46% दिया, DST के एस्टिमेट्स के हिसाब से, इसके डेटा के हिसाब से। गवर्नमेंट का जो 20,000 करोड़ का इन्फ्यूजन है, अब सरकार ने जो 20,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं, ये हाइक कर देता है, हाइक मीन्स बढ़ा देगा, किस चीज के लिए बढ़ा देगा, DST का टोटल बजटरी एलोकेशन। तो DST ने जो टोटल बजट अलोकेट किया है वो अब 28,000 करोड़ हो जाएगा, जो कि 3 गुना हो जाएगा पिछले साल के एलोकेशन से। तो पिछले साल जो अलोकेट किया था उससे 3 गुना है इस बार, एंड 7 टाइम्स द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, 7 गुना हो जाएगा जितना एक्चुअल में खर्चा हुआ था 2023-24 में। ये जो फिगर्स हैं ये एनकरेजिंग है, अच्छे हैं, बट अ की कंसर्न, की मीन्स मेन, एक मेन कंसर्न क्या है कि क्या इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है इसको हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, मतलब इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा पाएंगे। डिस्पाइट इंडिया स्ट्रेंथ, इंडिया की ताकत है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स में, जिन सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी बहुत यूज होती है, जैसे कि फ्यूल हो गया, मेटलर्जी हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, दवाइयों का हो गया, टेक्सटाइल्स का हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का हो गया। इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ के बावजूद भी जो रिटर्न्स आते हैं हमारे, जो मेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो रिटर्न आता है, जो फायदा होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन से जो फायदा होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन मीन्स हमने कुछ ऐसा रिसर्च किया जो सिर्फ हमारा है, जिसके ऊपर हमारा हक है, जिसकी हमें IP राइट्स मिल जाती हैं, तो इससे जो फायदे होते हैं वो अभी भी क्या है, स्टिल मीन्स अभी भी मेगर मीन्स बहुत ही ना के बराबर। तो ऑथर ने क्या बोला, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा तो लगा देंगे, लेकिन क्या उस पैसे का फायदा भी होगा, हमारे हम बहुत स्ट्रांग है बहुत सारे सेक्टर्स में, लेकिन फिर भी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो हमें फायदा मिलता है ना वो ना के बराबर मिलता है, मतलब हम बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ही नहीं पाते, ऐसा ऑथर ने बोला। लास्ट पैराग्राफ फॉर रीडिंग, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, मेटलर्जी वही हो गया बेटा, मेटल्स की स्टडी। दो दी गवर्नमेंट, हालांकि सरकार ने, मैम SSC CGL के लिए है, बिल्कुल है बेटा, SSC CGL के तो इनफैक्ट नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि इंग्लिश के पैसेजेस आपके एडिटोरियल से आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल, तो अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो एडिटोरियल इज मस्ट। हालांकि सरकार ने लॉन्च किए हैं एम्बिशियस मीन्स बहुत आगे की सोच वाले, बहुत बढ़िया बढ़िया मिशंस लॉन्च किए हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और भी बहुत सारी कटिंग एज मीन्स बहुत ही नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में। लेकिन जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो साथ का जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी भी क्या है, इनएडिक्वेट है, वो ठीक नहीं है। इंडिया स्टिल लैक्स दी, आज भी इंडिया के पास इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, चिपसेट्स नहीं है, सेमीकंडक्टर फैब्स, मतलब ये सारा टेक्निकल सामान है जो जो जरूरी है वो सब नहीं है, हमारे पास बहुत ही स्किल्ड इंजीनियरिंग के लोग नहीं है, हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनोवेशन इकोसिस्टम नहीं है, एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जिससे कि हम फायदा उठा सकें, कैपिटलाइज ऑन मीन्स फायदा उठा सकें इन इन्वेस्टमेंट्स का। समझ में आया अब ऑथर का टाइटल, जो मैंने बोला था पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अ गिफ्ट हॉर्सेस टीथ, मतलब गिफ्ट हॉर्स तो मिल गया, मतलब बजट तो मिल गया,
पैसा तो बहुत मिल गया, 20,000 करोड़ रुपए अनाउंस हो गए, टोटल 28,000 करोड़ हो गया, लेकिन ऑथर किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस गिफ्ट के हॉर्स के टीथ की बात कर रहे हैं, मतलब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। हम क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि पैसा तो मिल गया बजट में, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऑथर अब उन प्रॉब्लम्स की ही बात करने वाले हैं। तो अब वो प्रॉब्लम्स की बात शुरू हो चुकी है। तो हमारे पास लोग नहीं है काम करने के लिए, हमारे पास इन इन्वेस्टमेंट्स का फायदा उठाने के लिए सिस्टम ही नहीं है। इन सब चीजों के बिना, विदाउट दीज, जो लॉफ्टी मीन्स ऊंचे ऊंचे, जो हमने इतने बड़े बड़े, इतने हाई, इतने बड़े बड़े जो टारगेट सेट करे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ग्रोथ के, ये रिस्क फॉलिंग शॉर्ट, मतलब हम इनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कोई चीज रिस्क कर रही है, फॉलिंग शॉर्ट का मतलब क्या? कमी, तो उसमें कमी रह जाएगी। द गवर्नमेंट मस्ट प्रेजेंट, सरकार को एक क्लियर रोड मैप देना चाहिए। रोड मैप का मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट, एक पूरा का पूरा प्लान बताना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज जो है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो है, किस तरीके से कैन एक्सेस दीज फंड्स, इन फंड्स को यूज कर सकती हैं। एंड व्हाट टैंजिबल, टैंजिबल का मतलब क्या होता है? क्लियर, और कौन से साफ साफ फायदे हैं जो पब्लिक उनसे एक्सपेक्ट कर सकती है। इंक्रीज फंडिंग अलोन, सिर्फ पैसा बढ़ाने से सक्सेस नहीं मिलेगी, विल नॉट गारंटी सक्सेस, ये सक्सेस को गारंटी नहीं करता है। अनलेस, जब तक स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स जो है, स्ट्रक्चर की बॉटलनेक्स मीन्स कमियां, जब तक आप इन कमियों को एड्रेस नहीं करते हो, इन कमियों को ठीक नहीं करते हो, टू ट्रूली, अगर आपको वास्तव में ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, बदलना है, इंडिया को किस चीज में बदलना है? इनटू अ रिसर्च पावर हाउस, कि हम एक रिसर्च के पावर हाउस बन जाए, हमारे यहाँ खूब खूब भर भर के रिसर्च हो। तो जो हमारा फोकस है, जो हमारा ध्यान है, उसको शिफ्ट करना होगा। किस चीज की तरफ शिफ्ट करना होगा? स्ट्रेंथनिंग, की स्ट्रॉन्ग बनाया जाए फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक जरूरतें हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इंसेंटिवाइज किया जाए, इंसेंटिवाइज का मतलब क्या होता है? फायदा दिया जाए प्राइवेट इनोवेशन, जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो इनोवेट करें, वो कुछ नया नया लाएं, और उसके लिए उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको फायदा दिया जाए। एंड इंश्योरिंग, और इस बात को गारंटी किया जाए कि लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक सस्टेनेबल मीन्स चलते रहने वाला एंगेजमेंट हो, मीन्स कोऑर्डिनेशन हो, मिल के काम किया जाए। एंगेजमेंट मीन्स काम करें कौन? इंडस्ट्री लीडर्स। तो सिर्फ फंड्स देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पैसा देने से काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी बहुत सारी कमियां हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना पड़ेगा, लोगों को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस को बताना पड़ेगा उनको क्या फायदा हुआ है, और इंडस्ट्री लीडर्स को इसमें एंगेज करना पड़ेगा, इसमें इनको लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये फंड का फायदा हो पाएगा हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर को। पैसेज समझ आया सभी को? चलो, टोन क्या हो गई? एनालिटिकल है, ऑथर एनालाइज कर रहे हैं, जो जो चीजें हो रही है उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस दे रहे हैं कि मुझे क्या लगता है। और कॉशियसली, कॉशियसली का मतलब क्या है? केयरफुली, तारीफ तो कर रहे हैं कि अच्छा हुआ अच्छा हुआ, लेकिन केयरफुली ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या? प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं, साथ के साथ कंसर्न्स भी हाईलाइट कर रहे हैं कि ये चिंताजनक बातें हैं। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स नहीं है। सही बात है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं, बाहर की कंट्रीज हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं करती है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है प्राइवेट सेक्टर पे, तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूशंस नहीं है बायोटेक्नोलॉजी के, नहीं, प्रॉब्लम इज ए। नेक्स्ट, कौन सी प्रॉब्लम को हमें एड्रेस करना पड़ेगा जिससे कि अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ग्रोथ हो? गवर्नमेंट एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट कम करना है, नहीं, हाँ, हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना है, प्राइवेट सेक्टर आए उसमें, उस चीज को इंसेंटिवाइज करना है, सेल्स टर्नओवर बढ़ाना है, मिलिट्री एप्लीकेशंस की तरफ लेके जाना है, नहीं, आंसर इज बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग कैसे कंपेयर होती है दुनिया भर के ट्रेंड से? ज्यादा है, नहीं, कम है? प्राइवेट सेक्टर तो ना के बराबर करता है, सरकार से कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है, नहीं।
कंपेरेबल है बाकी इकोनॉमीज से, नहीं, कम है, प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग कम है, ऑथर ने चीख चीख के बोला है पूरे पैसेज में, तो वो लो है। आंसर इज स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूंगी, 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख रहे हैं पर उतने लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। स्किमिंग करते हैं। एन एरोस्पेस एक्सपो टू फर्दर मीन्स आगे बढ़ाया जाए इंडिया का ग्लोबल प्रेजेंस, तो एक एक्सपो हो रहा है, एक एग्जीबिशन हो रही है एरोस्पेस की। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। अब स्किमिंग करनी है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है ना, तो ऊपर ऊपर से पढ़ो और मुझे मेन आइडिया बताओ। स्किमिंग करनी है, रीडिंग नहीं करनी, एवरीवन। एरो इंडिया 2025 विच इज बीइंग हेल्ड एट द इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, तो इंडिया एयरफोर्स स्टेशन पे एरो इंडिया हो रहा है, ये लहंगा बेंगलुरु में। ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है इनोवेशन का। इस बार हम स्टैंडर्ड्स को फिर से डिफाइन करेंगे, इंडिया के ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाएंगे। 15वां एडिशन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया की जर्नी में, कि हम सेल्फ रिलायंस लेके आए, डिफेंस का प्रोडक्शन अपनी कंट्री में करें। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर ये जो एयर शो है, ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल हब बन चुका है, सब दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। इस बार की थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये इंडिया का कमिटमेंट दिखाता है नए नए एडवांसमेंट लाने में डिफेंस टेक्नोलॉजी में, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के भी रास्ते खोल रहा है। सेक्रेटरी के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा एक, मतलब राइटर जो है वो सेक्रेटरी हैं डिफेंस प्रोडक्शन के, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही गर्व की बात है इंडिया के लिए कि हम इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था कि एक एग्जीबिशन होने वाली है, और ये एग्जीबिशन सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है इंडिया की कैपेबिलिटीज दिखाने का, फॉरेन कोलैबोरेशन लाने का, और ये एक गर्व की बात है इंडिया के लिए कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। इनकैप्सुलेट करना मीन्स कवर करना पूरी तरीके से। चल नेक्स्ट पैराग्राफ, मेन आइडिया बताएंगे स्किमिंग करके। आगे क्या लिखा हुआ है, 1996 में जो शुरू हुआ था एक नॉर्मल सी चीज के तरीके से, वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट बन चुका है। एरो इंडिया बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को लेके आता है, मतलब इस एग्जीबिशन में बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, पॉलिसी वाले आते हैं, इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं। पुराने जो इसके एडिशंस हुए, पुराने जो ऐसे एग्जीबिशंस हुए हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमने देखा है लोगों से। 2025 हर माइलस्टोन को क्रॉस कर जाएगा, बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनेगा ये। यहाँ पे से बहुत बड़े बड़े लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। 106 इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, 55 बाहर की कंट्रीज से भी लोग आने वाले हैं। 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर डीपीएसयू ने इसने भी कंफर्म किया है। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर चीख चीख के एक ही बात कह रहे थे कि पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ से होने वाला है, दुनिया भर के लोग आने वाले हैं, सिर्फ इंडिया के ही नहीं, दुनिया भर के लोग आने वाले हैं, और बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स को हम अचीव करने वाले हैं एरो इंडिया 2025 में। दिस वॉज द मेन आइडिया। मेन आइडिया का मतलब होता है सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के समझना, कि पूरे पैराग्राफ को अगर आपको एक लाइन में कहना हो तो आप क्या कह सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग, मेन आइडिया बताएंगे। इतने सारे लोग आने वाले हैं, सबके नाम दिए हुए हैं, नामों को हम स्किम नहीं करते, पढ़ते नहीं, ये अपने एडवांसमेंट्स दिखाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े फाइटर जेट्स भी आने वाले हैं, ये अभी आएगा, ये भी आएगा। इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है तो दिखाता है इंडिया कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है। फिर से मेन आइडिया वही था, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उनके नाम बताए, और बोला कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा पार्टनर, इंडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बन चुका है।
चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। एरो इंडिया 2025 इतना ज़्यादा हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट क्यों हो गया है? पहला शो तो नहीं है इसमें। SU-57 और F-35 आएंगे क्या? एक बार देख लेते हैं कौन कौन से दो आ रहे थे पहली बार। हाँ, SU-57 और अमेरिकन F-35 आने वाले हैं। मैच है, लार्जेस्ट है क्या आज तक का इवेंट में? इंडियन मेड फाइटर जेट्स का एक्सक्लूसिव शोकेस होगा, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं था। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज बी। अगला, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, इस थीम का मतलब क्या है? हम $1 बिलियन की एविएशन इंडस्ट्री बनाने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? नहीं। हाँ, कि हम डिफेंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स और कोलैबोरेशन को लेकर कमिटेड है। ऑथर ने पूरे पैसेज में यही बोला है। सरकार का प्लान है 1 बिलियन डिफेंस प्रोजेक्ट्स बनाएंगे? नहीं। ये कमिटमेंट दिखा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एडवांसमेंट के लिए तैयार हैं, हम कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। आंसर इज स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलो मैच द कॉलम्स बताएंगे, देखते हैं कितने इडियम्स आपको याद हुए। एसिड टेस्ट, टेस्ट कि भाई वो चीज़ सही है, गलत सही है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं। बैक टू बेसिक्स, भाई आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे वापस। अगेंस्ट द क्लॉक, समय बहुत कम है मेरे पास। बैड एप्पल, गलत इंसान। बी इन वंस बॉनेट, किसी चीज़ से आप प्री ऑक्यूपाइड हो, ऑब्सेस्ड हो, वही चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो। DEABNC। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट्स में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करेंगे सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें। हर किसी को लिखने हैं। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग्स ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। हर किसी को लिखने हैं। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाके। इस बात को मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप परफेक्शन और एडिटोरियल क्लासेस में 1 महीने रेगुलरली आ गए, 1 महीने भी रेगुलरली आ गए, 2 घंटे आपने रोज इंग्लिश को दे दिए, तो आपकी इंग्लिश का लेवल ही अलग होगा। बट उसके लिए आपको रेगुलरली आना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स रेगुलरली आ रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत पीछे हो। तो मेक श्योर करो कि अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो फुल फोकस के साथ और पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करो। आपको इंग्लिश क्लासेस लेनी है तो आप यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाके एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड आपको लगाना होगा निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, जो बच्चे कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए 40% ऑफ का ऑफर चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट आपकी कल की है। 11 फेब तक का ये ऑफर था, तो लास्ट डेट कल की है। इसमें आप कोड लगाओगे सफलता, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको सारे सब्जेक्ट्स की, स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। ऑल एग्जाम्स ऑफ बैंकिंग, SBI, IBPS, RRB सब। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल्स है, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन मिल जाएंगी, सारा कंटेंट मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं परफेक्शन की क्लास में 9 बजे। एक्साइटेड हो परफेक्शन की क्लास के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं परफेक्शन की क्लास के लिए। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।